हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। तो अभी आपको मेडिवल इंडिया का वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो ये वो स्टार्ट करने से पहले मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको पेशेंस से सुनो 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी हमने मेडिवल इंडिया का ऑडियो डाला था टेलीग्राम पे, वही ऑडियो हम बहुत ही अच्छे से अभी यहाँ पे लाने वाले हैं। तो अभी आपको फ़ोटो भी दिखेगा वहाँ पे, है ना, आपके सामने फ़ोटो भी दिखेगा और उसको आप पढ़ लेना, आपका बहुत ही अच्छा मेडिवल इंडिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने टेलीग्राम पे मेडिवल इंडिया लाया था उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, है ना। बहुत ही मतलब जो बड़े बड़े क्लासेस से बच्चों ने स्टडी किया उनको भी बहुत पसंद आया था और हम बहुत ही बढ़िया लेवल से एकदम आपका मेडिवल इंडिया ख़त्म करने वाले। और मैं एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता हूँ, एक स्टोरी टाइप हिस्ट्री को पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद भी रह जाएंगे अच्छे से। तो ये यदि आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको क्या करना है कि उसका जो PDF है, PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल लिया है। PDF का आपको झेरॉक्स निकाल लेना है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस PDF का लिंक डाल दूंगा। लेकिन यदि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लिंक ओपन नहीं होता है, तो विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। वहाँ पे 2 ग्रुप्स मिलेंगे, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें से विशाल सर CGL CHSL वाला जो ग्रुप है ना, वहाँ पे मेडिवल इंडिया बाय विशाल सर नाम से वहाँ पे आपको फाइल मिलेगा, उसका आप झेरॉक्स निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स भी निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके या नोट्स आपको मिलेंगे, एकदम CGL से रिलेटेड, एकदम CGL से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स। यदि आप ये कर लेते हो ना अच्छे से, तो मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा GS हम खत्म करने वाले। और मेरा पर्सनल गारंटी आपको 40+ मार्क्स मिलेगा, वो भी एकदम आसानी से, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम आसानी से पढ़ना है तो डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि जो भी पूरा अपना मेडिवल इंडिया रहेगा, मॉडर्न इंडिया रहेगा, ठीक है। मेडिवल इंडिया 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया लगभग 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बंदा ये दोनों के दोनों वीडियोस पे हर रोज़ कमेंट करेगा, ठीक है, तो ये मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया ख़त्म होने के बाद मैं उसको पर्सनली गाइड करूँगा, उसको पर्सनली मैं सब टाइम टेबल बना दूंगा, ठीक है। जो भी हर रोज़ उसको ये करेगा, हर रोज़ उसको कमेंट करेगा। और यदि ज़्यादा बच्चे होते हैं जो हर रोज़ कमेंट करते हैं, है ना, तो फिर उसमें से मतलब 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे जो भी है जो हर रोज़ कमेंट कर रहे हैं, उसमें से फिर मैं लकी ड्रॉ निकाल के 2 बंदों को सेलेक्ट करूँगा और उनको मैं पूरा का पूरा गाइड करूंगा। मतलब मैं हर वीक में उनसे बात करूंगा, सब कुछ उनका पूरा का पूरा CGL 2020 का पूरा गाइडेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा, उनका पूरा का पूरा सिलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा। तो आपको यही करना है कि हर रोज़ वहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। और अभी चलो हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लोधी डायनेस्टी लास्ट वाली डायनेस्टी थी, उसमें 1526 में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने ये स्टार्ट कर दिया था मुग़ल डायनेस्टी। तो देखो 1526 से लेके 1707 तक, यानी औरंगज़ेब तक मुग़ल डायनेस्टी बहुत ही अच्छा मुग़ल डायनेस्टी ने प्रोग्रेस किया था। लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ औरंगज़ेब, यानी 1707 में डेथ हो जाता है औरंगज़ेब का, उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी चलती है लेकिन इतनी पावरफुल बिल्कुल भी नहीं रहती। वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब यही मुग़ल डायनेस्टी को सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला गया है। सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्यों बोला गया है? क्योंकि मुग़ल डायनेस्टी में जैसे हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ही अच्छा था, स्थापत्य कला बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस हुआ था दिल्ली सल्तनत में। लेकिन मुग़ल डायनेस्टी में तुम्हारा आर्किटेक्चर तो प्रोग्रेस होगा ही, स्थापत्य कला तो प्रोग्रेस होगा ही, उसके साथ साथ डांस फॉर्म भी प्रोग्रेस होगा, नृत्य कला प्रोग्रेस होगी, है ना। और उसके बाद पेंटिंग्स वगैरह इसमें भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा, और लिटरेचर में भी बहुत प्रोग्रेस होगा। तो ये सभी चीज़ें के होने के कारण मुग़ल डायनेस्टी को सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। और फाउंडर है मुग़ल डायनेस्टी के ऑफ कोर्स बाबर, जिनका शासनकाल था 1526 से लेके 1530 तक। बाबर का शासनकाल है 1526 से लेके 1530 तक, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। तो यही बाबर का जन्म 14 फेब 1483 को हुआ था फरगना तुर्की में। बाबर का जन्म हुआ था 14 फेब 1483 को फरगना नाम की जगह है तुर्की में, वहाँ पे उसका जन्म हुआ था। और बाबर के फादर यानी पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। और बाबर पैटर्नल साइड या पापा के साइड से वो तैमूर का वंश था बाबर। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बाबर मतलब उनके फादर के साइड से वो किसका वंशज था, ठीक है। तो वो था तैमूर का,
याद रखना है आपको ये वाली बात। उसके बाद वो मदर साइड से या मैटरनल साइड से वो चंगेज़ खान का वंशज था बाबर, और उनकी माता का नाम था कुतलुक निगार बेग। बाबर की माता का नाम था कुतलुक निगार बेग, और वो मैटरनल साइड से चंगेज़ खान का वंशज था। आप कोई भी एक याद रखना, जैसे यदि आपने याद रखा है कि वो पिता के साइड से तैमूर का वंशज था, तो बस वही याद रखना, क्योंकि चंगेज़ खान अपने आप आ जाएगा कि वो माता के साइड से था। क्योंकि दोनों भी यदि याद रखने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सिर्फ यही याद रखो कि पिता के साइड से वो तैमूर का वंशज था। देन आगे 1494 में क्या होता है, जो उमर शेख मिर्ज़ा है बाबर के पिता, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर तभी बाबर का एज सिर्फ 11 साल का एज होता है, 11 से 12 साल का एज होता है बाबर का, और फिर उसको रूलर बनाया जाता है फरगना का, जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक छोटा बच्चा रूलर बन गया, तो ऑफकोर्स आजू बाजू में जो भी शासक थे वो फरगना पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर बाबर को, एक छोटे बच्चे को, फरगना छोड़ के भागना पड़ता है। फिर बाबर क्या करता है, 1494 से लेके 1502 तक वो रूल करता है समरकंद, एक जगह है तुर्की में, वहाँ पे वो रूल करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये 8 साल 1494 से लेके 1502 तक वो 8 साल रूल करता है समरकंद जगह तुर्की में वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 1502 में मतलब 8 साल के बाद बैटल ऑफ सरेपुल लड़ा जाता है। सरेपुल का युद्ध होता है, जो कि होता है शेबानी खान नाम का एक रूलर होता है, वो बाबर पे अटैक कर देता है, और बैटल ऑफ सरेपुल लड़ा जाता है बाबर और शेबानी खान के बीच में, और ऑफ कोर्स शेबानी खान जीत जाता है और बाबर फिर एक बार हार जाता है। तो फिर वो 2 साल के बाद क्या करता है, बाबर जाता है काबुल और कंधार के उधर जाता है, और काबुल और कंधार को जीत लेता है। 2 साल के बाद 1504 में वो काबुल और कंधार को जीत लेता है। फिर उसके बाद 3 साल के बाद यानी 1507 में वो एक टाइटल ले लेता है पातशाह या बादशाह, क्योंकि उसको लगता है अब हम एक स्टेबल रूलर बन चुके हैं, क्योंकि उसके बाद उसके पास अभी काबुल और कंधार है ना, तो इसलिए उसको लगता है कि मैं एक अभी स्टेबल रूलर बन गया हूँ, तो मुझे अभी एक कुछ टाइटल लेना चाहिए अच्छे सा, जैसे पातशाह या बादशाह, यानी एक स्टेबल रूलर है वो अभी। तो क्या होता है आगे 1519 में वो क्या करता है, फर्स्ट अटैक कर देता है इंडिया में। क्योंकि क्या होता है, बाद में काबुल और कंधार में भी नहीं का पैसा कम पड़ने लगता है, तो उसको पैसा चाहिए होता है, उसका बहुत आर्थिक उसकी स्थिति ख़राब हो जाती है बाद में, तो उसे अभी उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो क्या करता है, इंडिया पे अटैक कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है हम इंडिया पे अटैक करेंगे और वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी लूट लेंगे और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी कर लेंगे। तो फिर वो अटैक करता है इंडिया के ऊपर। बाजोर नाम की जगह है, ठीक है, बाजोर नाम की जगह है, वहाँ पे भेरागढ़ का किला है, भेरागढ़ का फोर्ट है, वहाँ पे वो अटैक करता है। और इसी अटैक में उसने, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि उसने कैनॉन्स एंड एक्सप्लोजन का यूज़ किया था, तोप और गोला बारूद का उसने यूज़ किया था। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी ने कैनॉन्स एंड एक्सप्लोजन का यूज़ किया था, ठीक है। देन 1520 से लेके 1521 तक, मतलब इस एक साल में वो 3 अटैक कर देता है सिंध और कश्मीर में। 3 अटैक, मतलब अब तक उसने कितने 4 अटैक कर दिए। फर्स्ट अटैक कर दिया बाजौर में, उसके बाद सिंध और कश्मीर में उसने 3 अटैक कर दिए। तो क्या होता है, एक मतलब पंजाब में दौलत खान लोधी होता है और दिल्ली में आलम खान लोधी होता है। तो ये 2 सूबेदार होते हैं ना, तो ये इब्राहिम लोधी से बहुत परेशान होते हैं। तो दौलत खान लोधी जाता है बाबर के पास और उसको बोलता है कि आपने ज़रूर लोधी डायनेस्टी पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि आप यदि लोधी डायनेस्टी पे अटैक करोगे तो वहाँ पे बहुत पैसा है, आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स बाबर ये निमंत्रण स्वीकारता है और 1526 में वो पानीपत पे युद्ध करता है इब्राहिम लोधी के साथ। तो वो इस युद्ध में तुलगना युद्ध नीति अपनाता है। तुलगना युद्ध नीति, जैसे कि आप PDF में देख पा रहे हो कि एक साइड में यमुना की नदी थी और दूसरे साइड में खाई खोदता है। उसके कारण दोनों साइड से कोई भी अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड से कोई अटैक नहीं कर सकता, और उसके पीछे तो उसके सैनिक ही है। तो यदि किसी को अटैक करना है तो सिर्फ सामने से वो आदमी अटैक कर सकता है। तो इसलिए इसने बहुत ही अच्छे चालाकी से ये तुलगना युद्ध नीति का वहाँ पे यूज़ किया था पानीपत की लड़ाई में। और उसने तोप सजाने की एक उस्मानी विधि होती है, उस विधि का उसने यूज़ किया था।
तो ये दोनों चीज़ों के कारण उसको सफलता हासिल हुई थी बाबर को इस पानीपत की लड़ाई में, और इसने इब्राहिम लोदी को बाद में मतलब इसी युद्ध में हराया था। दो महान तोपची थे, जो तोप सजाने की उस्मानी विधि थी ना, उसमें दो महान तोपची थे, मतलब वो तोप वगैरह का यूज़ करने वाले महान तोपची थे। उनका नाम था, फर्स्ट है उस्ताद अली और सेकंड है मुस्तफ़ा खान। ये दो महान तोपची बाबर के पास थे पानीपत के लड़ाई के वक्त। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, 21 अप्रैल 1526, यानी 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। तो ऑफकोर्स जीतेगा कौन? बाबर जीतेगा, और हारेगा कौन? इब्राहिम लोदी हारेगा, और इब्राहिम लोदी का डेथ हो जाता है, वो मर जाता है बैटल फील्ड में। तो दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो मर गया था बैटल फील्ड में, उसका नाम है इब्राहिम लोदी। देन ऑफकोर्स इस जीत के बाद मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए ये पानीपत की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट मुग़ल साम्राज्य इस लड़ाई की वजह से स्टार्ट हुआ था। फिर ये बहुत खुश हो गया था बाबर, और इसी जीत के उपलक्ष्य में उसने काबुली बाग और काबुली मॉस्क्यू बनवाई थी। काबुली बाग और काबुली मॉस्क्यू यानी काबुली मस्जिद उसने बनवाई थी इसी जीत के उपलक्ष्य में। और बाबर को बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर का बहुत शौक था। यदि आपसे यदि पूछा जाए एग्जाम में कि बागवानी का किसको शौक था, तो उसका वो है बाबर। और उसने सिल्वर कॉइन भी इशू कर दिए थे, क्योंकि वो बहुत खुश हो गया था। फिर उसने क्या किया? सिल्वर कॉइन इशू कर दिया, यानी चांदी के सिक्के उसने इशू कर दिए, मतलब चलाने लगा नए वाले चांदी के सिक्के इस जीत के कारण। तो काबुल में उसने शाहरुख कॉइन्स चलवाए, शाहरुख सिक्के। शाहरुख तो आपको पता है ना, तैमूर का बेटा शाहरुख था, उसी के नाम पे उसने काबुल में शाहरुख कॉइन्स चलवाने स्टार्ट कर दिए। और कंधार में उसने बाबरी कॉइन्स यानी खुद के नाम पे बाबरी कॉइन्स चलवाने स्टार्ट कर दिए, इशू कर दिए कंधार में। और इसने इतना खुश था कि इसने एक एक सिल्वर कॉइन हर एक उसके सिटीज़न को दे दिया काबुल में। काबुल में शाहरुख कॉइन स्टार्ट कर दिए थे ना, तो इसने खुशी के मारे हर एक सिटीज़न को एक एक सिल्वर कॉइन भी दे दिया था। और फिर काबुल की जनता भी खुश हो गई, तो काबुल की जनता ने इसको एक टाइटल दिया था, कलंदर नाम का टाइटल दिया था। तो अभी पहले तो बादशाह था जो उसने खुद लिया था, अभी उसको कलंदर भी बोलने लगे, जो उसके काबुल की जनता ने दे दिया था। और फिर उसका बेटा था, बाबर का एक बड़ा बेटा था हुमायूं, जिसके बारे में भी हम आज पढ़ लेंगे। तो हुमायूं ने क्या किया था? कोहिनूर डायमंड था, ठीक है, हुमायूं ने कोहिनूर डायमंड बाबर को गिफ्ट कर दिया था, जो उसने विक्रमजीत था, कालिंजर है ना, कालिंजर ग्वालियर में कालिंजर जगह थी, कालिंजर का विक्रमजीत एक राजा था। उसके बाद नहीं क्या, उसके पास कोहिनूर हीरा था। तो हुमायूं क्या करता है, विक्रमजीत से युद्ध लड़ता है और उससे कोहिनूर हीरा लेके आता है और बाबर को दे देता है। और फिर उसी टाइम बाबर इस कोहिनूर हीरा का नाम अलग करके उसको बाबरी डायमंड बोलता है, यानी बाबरी हीरा अभी वो बन गया। कोहिनूर हीरा अभी बाबरी हीरा नाम से जाना जाता है, मतलब उस वक्त जाना गया था। और ऑफ कोर्स कैपिटल कहाँ पे था? मुगल डायनेस्टी का आगरा में था, याद रखना है आपको, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब पानीपत की लड़ाई थी ना, तब तुम्हारा राणा संगा भी था, उसको वो भी देख रहा था इस सभी चीज़ों को, कि उसको पता चल गया था कि नहीं कब अभी बाबर आने वाला है और इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई लड़ने वाला है। तो वो पानीपत के टाइम में बाबर को बोलता है कि तुम ऑफकोर्स लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हें बैटल फील्ड में साथ दूंगा। लेकिन राणा संगा आता ही नहीं लड़ाई लड़ने के लिए, उसको लगता है कि बाबर तैमूर की जैसे लड़ाई लड़ेगा और वापस चला जाएगा। उसको पता ही नहीं था कि बाबर यहाँ पे डायनेस्टी स्टार्ट करने वाला है, मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करने वाला है। तो जैसे ही ये बाबर पानीपत की लड़ाई जीत लेता है, तो उसे राणा संगा की याद आती है, क्योंकि राणा संगा ने उसको धोखा दिया था। तो वो बोलते हैं चलो हम अभी राणा संगा से मिल लेते हैं। फिर वो 1527 में बैटल ऑफ खानवा होता है, खानवा का युद्ध होता है। तो वो बाबर राणा संगा के साथ लड़ता है बैटल ऑफ खानवा, यानी बाबर और राणा संगा आप आमने सामने रहेंगे बैटल ऑफ खानवा में। तो राणा संगा अकेला नहीं था, इब्राहिम लोदी का एक चचेरा भाई था, यानी कज़न था महमूद लोदी, ये भी राणा संगा के साथ लड़ेगा। और ऑफ कोर्स मेदिनी राय था, मेदिनी राय मालवा का राजा था। तो मेदिनी राय और महमूद लोदी ये दोनों साथ में लड़ेंगे, किसके साथ? राणा संगा के साथ। तो अभी राणा संगा की सेना जो थी वो तीन लोग उसमें थे। एक तो था तुम्हारा राणा संगा खुद लड़ रहा था, उसके साथ महमूद लोदी भी लड़ रहा है, और ऑफ कोर्स मेदिनी राय भी लड़ रहा है।
और इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध को ही बाबर ने क्या किया था, जिहाद का नारा दे दिया था। उसने बोला कि ये जिहाद है, चलो हम अभी लड़ते हैं, उसके सैनिकों को बोला था। और उसने उसके बाद गाजी का टाइटल लिया था। गाजी तो पता है ना आपको, जो काफिरों को मारता है उसे गाजी बोला जाता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो क्या होता है 1527 से लेके 1528 में जब ये खानवा का लड़ाई जीतता है ना, क्योंकि बाबर जीत जाता है, तीनों सैनिकों को हराता है, वो राणा संगा को भी हराता है, महमूद लोदी को भी हराता है और मेदिनी राय को भी हराता है, और विनर हो जाता है बाबर। तो क्या करता है, उसे ये लड़ाई जीतने के बाद में बहुत खुशी हो जाती है। फिर 1527 से लेके 1528 में इस एक साल में बाबरी मस्जिद जो है ना वो अयोध्या, बाबरी मस्जिद जो है ना वो अयोध्या में बनवाता है। कौन बनवाता है, बाबर का एक सेनापति होता है जिसका नाम है मीर बाकी। इसी मीर बाकी को बाकी ताशकंदी नाम से भी जाना जाता है। यही मीर बाकी क्या करता है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है अयोध्या में। ये आपको पता ही होगा, बाबरी मस्जिद, जो कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको सॉल्व किया है। तो वही बाबरी मस्जिद का निर्माण ये मीर बाकी या बाकी ताशकंदी ने किया था। फिर आगे 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी होता है, या चंदेरी का युद्ध होता है। वो किसके साथ होता है, बाबर तो है ही, क्योंकि हम बाबर पढ़ रहे हैं, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हो जाता है। क्योंकि राणा संगा तो अभी हार गया था ना, लेकिन मेदिनी राय था, मेदिनी राय को अलग से सेपरेट से भी अभी युद्ध करेगा बैटल ऑफ चंदेरी में 1528 में बाबर। तो ऑफ कोर्स मेदिनी राय भी हार जाता है। तो बाबर क्या करता है, मेदिनी राय के सैनिकों को मार देता है, उनके सर काट देता है, और वो बोलता है उस खुद के सैनिकों को बोलता है कि तुम अभी जाओ मेदिनी राय के महल में जाओ, और उसकी जो भी मतलब वहाँ पे महिला है उन सबको लेकर आओ। तो ये सभी वो महिलाओं को पता चल जाता है कि बाबर अब महल में आने वाला है। तो वो सभी महिला क्या करती है, जोहर करती है। जोहर मतलब आत्मदाह कर देती है। तो बाबर फर्स्ट टाइम जोहर के दर्शन करता है। बाबर को फर्स्ट टाइम वो देखता है कि ये महिला इतना जोहर कर रही है। इसके पहले जोहर नाम की कोई चीज़ बाबर को पता ही नहीं थी। तो ये जो बैटल ऑफ चंदेरी होता है ना, तब बाबर को पता चलता है जोहर। तो बैटल ऑफ चंदेरी भी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 1529 में बैटल ऑफ खागरा होता है। बैटल ऑफ खागरा किस किस के बीच में, वो होता है बाबर और ऑफकोर्स अभी थर्ड रूलर कौन था, महमूद लोदी। महमूद लोदी जो है ना, वो जो चचेरा भाई कज़न है इब्राहिम लोदी का, उन दोनों के बीच में बैटल ऑफ खागरा होता है। तो ऑफकोर्स जीतेगा कौन, बाबर। और ये जो बैटल ऑफ खागरा है ना, वो जल और थल यानी पानी और ज़मीन दोनों पे लड़ा गया था, बैटल ऑफ खागरा। तो ऑफकोर्स बाबर जीतता है, लेकिन बाबर खुद भी घायल होता है इस युद्ध में, और फिर उसी के अगले साल यानी 1530 में बाबर मर जाता है, ठीक है। तो अभी बाबर मर गया। बाबर तो अभी आगरा में मरता है, तो उसको पहले कहाँ पे बरी किया जाता है, यानी उसको दफनाया जाता है आगरा में आराम बाग की जगह है। आगरा में आराम बाग की जगह है, वहाँ पे बाबर को दफनाया जाता है। लेकिन बाबर की एक अंतिम इच्छा होती है, क्योंकि उसने उसका लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट काबुल में बिताया था। तो उसकी एक इच्छा होती कि मुझे मरने के बाद दफनाया जाए, कि काबुल में दफनाया जाए। तो फिर उसकी वही इच्छा को पूरा करने के लिए उसे आरामबाग से उसको निकाला जाता है, और फिर उसको आगे जाके फिर काबुल में दफनाया जाएगा, फिर से सेकेंड टाइम दफनाया जाएगा। और वहाँ पे उसका टॉम है यानी मकबरा है काबुल में बाबर का। और बाबर वो शासक था जिसने खुद का बायोग्राफी लिखा था, यानी ऑटोबायोग्राफी लिखा था, और उसने खुद का ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया था तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। उसने अपने ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया था तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, और वो उसने तुर्किश भाषा में यानी तुर्क भाषा में लिखी थी, क्योंकि उसे तुर्क भाषा आती थी, इसलिए उसने तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा को तुर्क भाषा में लिखा था। लेकिन जब अकबर का शासनकाल आता है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना क्या करता है, इसी तुजुक ए बाबरी को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि मुग़ल डायनेस्टी में पर्शियन भाषा चलती है ना, इसीलिए वो क्या करता है, इसी तुजुक ए बाबरी को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है अब्दुल रहीम खाना अकबर के शासनकाल में आगे जाके। तो अकॉर्डिंग टू बाबर यानी इसी तुजुक ए बाबरी में बाबर ने कहा है कि जो कि मोस्ट पावरफुल रूलर यदि इंडिया का कौन है, तो वो है कृष्णदेव राय। तो
बाबर के हिसाब से मोस्ट पावरफुल रूलर है इंडिया का कृष्णदेवराय, और बाबर को नगाड़ों का शौक बहुत था। ठीक है, तो बाबर का यही तक है, यही पॉइंट से आपको बाबर के याद रखने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट बाबर के बाद उसका बड़ा बेटा होता है हुमायूं। अभी वो हुमायूं राज करने लगेगा हमारे इंडिया के अंदर। तो हुमायूं क्या है, 1530 से लेके 1540 तक, यानी ये 10 साल पहले राज करेगा, फिर 15 साल गायब हो जाएगा, फिर वो 15 साल राज नहीं करेगा। और ये 15 साल मुग़ल डायनेस्टी नहीं रहती एक्चुअली इंडिया में, वो अलग डायनेस्टी रहती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर वो 1555 में फिर मुग़ल डायनेस्टी लाता है इंडिया में, फिर 1505 से लेके 1506 में, मतलब इस एक साल वो राज करेगा, और 1556 में यानी 1556 में वो मर जाता है। तो हुमायूं का क्या टाइम पीरियड, 1530 से लेके 1540, देन 15 साल के लिए गायब, और उसके बाद 1555 से लेके 1556। ठीक है, तो ये हुमायूं है ना, वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था, और इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि इसका ये काइंड हार्टेड जो नेचर था ना, वो ज़्यादा ही था कुछ, और उसी के वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो बाबर तो मर गया, तो बाबर का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था, यानी बहुत बड़ा उसका साम्राज्य था। तो हुमायूं क्या करता है, बड़ा भाई होने के नाते वो सभी चारों भाइयों, मतलब उस बाबर के 4 बेटे होते, तो चारों में उस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लेता है, या पूरे साम्राज्य को डिवाइड कर लेता है। ठीक है, तो हुमायूं क्या करता है, दिल्ली एंड आगरा ये पार्ट अपने पास रख लेता है, फिर कामरान को काबुल और कंधार दे देता है, और अस्करी को संभल दे देता है, और हिंदाल को अलवर दे देता है। तो बाबर के 4 बेटे हैं ना, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, सभी को ये प्रॉपर्टी डिवाइड कर देता है हुमायूं। तो इसी टाइम पीरियड में महमूद लोदी जो है वो बंगाल पे राज कर रहा होता है, शेर खान जो है वो बिहार में राज कर रहा होता है, और बहादुर शाह है वो गुजरात में राज कर रहा होता है। तो अभी हुमायूं का हम जन्म वगैरह देख लेते हैं। तो हुमायूं बॉर्न हुआ था 1508 में, वो काबुल जो शहर है वहाँ पे उसका जन्म हुआ था 1508 में। तो जैसे ही वो राज करने लगता है, यानी 1530 से वो राज करना स्टार्ट कर देगा मुगल डायनेस्टी के ऊपर। तो 1531 में वो फर्स्ट अटैक करता है, कलिंजर नाम का एक फोर्ट है, या कलिंदर एक किला है प्रताप रुद्रदेव का, वो उस पर अटैक करता है हुमायूं, लेकिन हुमायूं इस अटैक में हार जाता है। और फिर वो आगे जाता है, और 1531 में वो बैटल ऑफ दोहरिया लड़ता है, यानी दोहरिया का युद्ध लड़ता हुमायूं महमूद लोदी के साथ, जो कि बंगाल पे राज कर रहा था। और वो हुमायूं जीत जाता है, और महमूद लोदी मर जाता है कुछ टाइम के बाद, मतलब उस युद्ध में ही नहीं मरता वो, आगे जाके कुछ टाइम के बाद वो मर जाता है, और हुमायूं वापस चला आता है। लेकिन शेर खान इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। जैसे ही महमूद लोदी मर जाता है ना, तो शेर खान के पास तो पहले बिहार था, वो बंगाल पे भी अभी राज करने लगेगा, यानी शेर खान अभी बंगाल प्लस बिहार इन दोनों जगह पे राज करने लगता है। तो हुमायूं को पता चल जाता है कि ये शेर खान हमें बहुत ही, यानी दिमाग का दर्द होने वाला है, इसलिए शेर खान को अभी पहले ही हरा दिया जाए, उसे मार दिया जाए। तो वो क्या करता है, अगले साल यानी 1532 में हुमायूं अटैक कर देता है चुनागढ़ नाम का किला होता है उस पर, जहाँ पे शेर खान होता है। तो हुमायूं अटैक करता है चुनागढ़ नाम के किले पे, लेकिन वो क्या करता है, चुनागढ़ जो किला है ना उसके अंदर नहीं जा पाता। तो 6 महीने तक वो वहीं पे बाहर उसकी सेना रहती है हुमायूं की, लेकिन अंदर नहीं जा पाती। तो फिर शेर खान क्या करता है, अपने बेटे को हुमायूं के पास भेजता है और एक संधि कर लेता है। तो उस संधि के कारण हुमायूं खुश हो जाता है और वापस चला जाता है। फिर उसी टाइम पे क्या होता है, बहादुर शाह होता है ना, जो अभी गुजरात पे राज कर रहा होता है, तो उसको पता चल जाता है कि हुमायूं तो इधर चुनागढ़ में बिजी है, तो क्यों ना हम अभी दिल्ली को जीत लेते हैं, ऐसे बहादुर शाह को लगता है। तो ये बात हुमायूं को पता चलती है, तो वो फिर बहादुर शाह पे अटैक करता है, और हुमायूं बहादुर शाह को हरा देता है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं, तो 1538 मतलब अभी 6 साल, 1532 पे तो चुनागढ़ पे उसने घेरा डाला था। फिर 6 साल के बाद अभी शेर खान तो और यानी पावरफुल बनते जा रहा है, और हुमायूं को भी पता चल रहा है कि ये शेर खान तो अभी हमें बहुत हरा के ही रहेगा, इसे अभी पहले इससे मार दो। तो फिर वो सेकेंड अटैक कर देता है चुनागढ़ में। तो अभी क्या होता है, शेर खान को पता चलता है अभी तो ये अंदर आएगा, क्योंकि वो तोहफे वगैरह लेके आता है ना, तो चुनागढ़ के किले पे तोहफे वगैरह से निकाल
बहुत सारा अटैक करने लगता है। तो शेर खान क्या करता है, बहुत सारा शराब और खाने पीने का सामान चूनागढ़ में मतलब रख देता है और वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि शेर खान को पता था कि हुमायूं को एक आदत है, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं क्या बहुत जश्न करता था, छोटी छोटी जीत जो होती थी उसको तो वो जश्न करता था बड़ा वाला। तो जैसे ही हुमायूं चूनागढ़ के अंदर आ जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारा यहाँ पे खाने का सामान है, बहुत सारी शराब है। तो फिर वो क्या करता है, सैनिकों को बोलता है कि चलो एंजॉय करते हैं, पार्टी करो। तो फिर 40 दिन तक वो पार्टी चला था, जब तक वो शराब वगैरह ख़त्म नहीं हो जाती ना, उस 40 दिन तक वो वहाँ पे पार्टी चला था, वहाँ पे जश्न चला था। तो फिर यही इसी 40 दिन का फ़ायदा उठा के जो अपना शेर खान है ना वो भाग जाता है दूर कहीं जगह पे। तो अभी हुमायूं को ऐसा पता लगता है कि शेर खान की इधर है बंगाल में है, ठीक है। तो वो शेर खान के पीछे बंगाल चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी हुमायूं को शेर खान नहीं मिलता है। लेकिन शेर खान बिहार की एक जगह वहाँ पे छुपा हुआ था, चौसा नाम की जगह वहाँ पे छुपा हुआ रहता है। तो जैसे ही बंगाल से हुमायूं वापस आता है तो वो बहुत थका हुआ रहता है, उसकी सेना भी बहुत थकी हुई रहती। और जैसे ही चौसा जगह पे आता है तो शेर खान अटैक कर देता हुमायूं पे, और हुमायूं की सेना को पता भी नहीं रहता, वो डायरेक्ट अटैक कर देता है और शेर खान ये लड़ाई जीत लेता है। इसी लड़ाई को बैटल ऑफ चौसा बोला जाता है या चौसा का युद्ध बोला जाता है, जो कि हुमायूं और शेर खान के बीच में होती है। और शेर खान इस लड़ाई को जीत लेता है। और फिर इसी लड़ाई के जीतने के बाद शेर खान एक टाइटल ले लेता है, शेर शाह। शेर खान अभी क्या शेर शाह टाइटल ले लेता है बैटल ऑफ चौसा के बाद। तो क्या होता है, जब ये हुमायूं हार जाता है ना तो अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं नदी में अपने घोड़े के साथ चला जाता है, नदी में वो चला जाता है अपने घोड़े के साथ अपनी जान बचाने के लिए। तभी एक नाविक होता है जिसका नाम था निज़ाम, बोट वगैरह चलाने वाले होते हैं ना नाविक, तो निज़ाम नाम का नाविक उसे देख लेता है। तो वो हुमायूं को बचा लेता है और उसे वहाँ से फरार कर देता है। तो हुमायूं खुश हो जाता है इस निज़ाम नाम के नाविक पे, और फिर जैसे ही वो अपने गद्दी पे चला जाएगा वो एक दिन के लिए इस निज़ाम को एक दिन का बादशाह बनाता है। तो पूरे इंडियन हिस्ट्री में कोई एक दिन का बादशाह बना है तो वो निज़ाम नाम का एक नाविक बना है। तो ये निज़ाम क्या करता है, फिर चमड़े के सिक्के चलाते हैं उस एक दिन, क्योंकि उसे लगता है कि हमें अब एक दिन का हम यदि बादशाह बन ही गए तो कुछ तो करते हैं, इसलिए वो चमड़े यानी लेदर के सिक्के चलाता है यही निज़ाम, ठीक है, जो कि एक नाविक था। बाद में क्या होता है 1540 में, मतलब अगले ही साल, बैटल ऑफ भीलागढ़ या कन्नौज, इसको बैटल ऑफ भीलग्राम, भीलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, दोनों में से कोई भी वर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये लड़ा जाता है हुमायूं और फिर से शेर खान के बीच 1540 में। और ये जो है ना ये युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें शेर खान जीत जाता है और हुमायूं को दिल्ली से बाहर फेंक देता है और मुग़ल डायनेस्टी को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए कन्नौज का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी 1540 से जब आगे चलेंगे ना हम, तो 1540 से लेके 1555 तक, यानी ये 15 साल जो रहेंगे ना, ये जो शेर खान है ना ये सूरी डायनेस्टी चलाएगा अभी, ठीक है। लेकिन अभी आप हुमायूं पढ़ रहे हैं ना, तो हुमायूं को हम देखेंगे कि ये 15 साल में ये क्या क्या कर रहा है। तो 1540 के बाद जब वो हार गया तो हुमायूं क्या करता है, राजस्थान में चला जाता है। अमरकोट में राजस्थान है ना, वहाँ पे किंग वीरसाल नाम का उसका एक दोस्त होता है, उसके पास चला जाता है हुमायूं। तो वहीं पे 1541 में वो हमीदा बानो बेगम नाम की एक लड़की रहती है, उसके साथ शादी करता है। हमीदा बानो बेगम के साथ 1541 में हुमायूं शादी कर लेता है। और वो कहाँ पे, अभी किंग वीरसाल का जो महल है ना अमरकोट राजस्थान में, वहाँ पे वो है। तो मतलब 1542 में अगले साल उसको अकबर जो है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, अकबर तो आपको पता भी होगा, तो अकबर का जन्म होता है। तो अकबर के पिता कौन थे, हुमायूं थे, ठीक है, हुमायूं अकबर के पिता होते हैं। 15 अक्टूबर 1542 में कौन, अकबर का जन्म होता है, इसी महल में हो जाता है। किंग वीरसाल का जो महल है ना अमरकोट में राजस्थान में, वहाँ पे अकबर का जन्म हो जाता है। और जो अकबर का चाइल्डहुड नेम था यानी जन्म का नाम था वो था बदरुद्दीन। एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का चाइल्डहुड नेम क्या है, तो आंसर है बदरुद्दीन।
और फिर हुमायूं क्या करता है, सेकंड जो गुरु होते हैं सिख समुदाय के जो सेकंड गुरु होते हैं, गुरु अंगद देव, उनके पास जाता है और अपने बच्चे और खुद के लिए ब्लेसिंग लेता है। हुमायूं जाता है गुरु अंगद देव जो कि सेकंड गुरु है सिख समुदाय के, उनके पास जाके ब्लेसिंग लेता है। फिर आगे जाके वो अभी सोचता है कि हम तो राजा है, तो हमें युद्ध करना चाहिए, हमें जीतना चाहिए और हमें किसी प्रांत का रूलर बनना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है, 1545 में वो काबुल और कंधार को जीत लेता है। और काबुल और कंधार तो पता है आपको, हुमायूं का कामरान नाम का जो भाई था ना, उसके पास था काबुल और कंधार। तो वो क्या करता है, अपने भाई से काबुल और कंधार जीत लेता है। और इसी लड़ाई के बाद उसको बैरम खान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, बैरम खान हुमायूं को मिल जाता है। फिर वो आगे 1554 में पेशावर पर अधिकार ले लेता है। वो आगे आता है, मतलब वो इंडिया की तरफ आ रहा है, तो वो 1505 में लाहौर पर अधिकार ले लेता है। फिर वो और आगे आता है और फिर 1555 में वो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है, जो कि हुमायूं और नसीब खां, हुमायूं तो है एक ही साइड में, हम हुमायूं पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिट साइड में रहेगा नसीब खान और तातर खान। नसीब खान और तातर खान ये अपोजिट साइड में रहेंगे हुमायूं के। इन दोनों के बीच में अभी कौन सा युद्ध होगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और जो जीतता है कौन, तुम्हारा हुमायूं जीतता है। तो हुमायूं का भी बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और वो इंडिया के पास आ रहा है। तो वो आगे जाके बैटल ऑफ सरिंद, मतलब उसी साल बैटल ऑफ सरिंद जीत लेता है, ठीक है, बैटल ऑफ सरिंद जीत लेता है। और वो सिकंदर सूरी, मतलब ऑफकोर्स जो सूरी डायनेस्टी चल रही थी ना, मुगल डायनेस्टी ख़त्म होने के कारण इंडिया में अभी कौन सी डायनेस्टी चल रही थी, सूरी डायनेस्टी। तो वो क्या करता है, सूरी डायनेस्टी का 1555 में जो राजा था सिकंदर सूरी, उसके साथ बैटल ऑफ सरहिंद लड़ता है। और ऑफ कोर्स अब जीतेगा कौन, हुमायूं जीतेगा, हुमायूं विनर हो जाएगा और फिर से वो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करेगा। तो बैटल ऑफ सरहिंद के कारण फिर से मुगल डायनेस्टी इंडिया में आ जाएगी। फिर वो एक सिटी का निर्माण करता है और वो सिटी होती है दीनपनाह नाम की सिटी को दीनपनाह नाम की सिटी होती है। वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है जिस लाइब्रेरी का नाम था शेर मंडल नाम की एक लाइब्रेरी होती है। तो इसी लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरते हुए, मतलब वो क्या करता है, वो लाइब्रेरी में था, ठीक है, और वो क्या करता है, उसे नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है। तो वो जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए जा रहा होता है, तो वो उसी सीढ़ी से गिरते हुए वो गिरता है सीढ़ी से और वो मर जाता है। इसीलिए इसको बहुत अभागा शासक बोला जाता है कि मतलब और लड़खड़ाते हुए जिसने राज किया और वो लड़खड़ाते हुए ही मर गया, ऐसा भी शासक उसको बोला जाता है। क्योंकि देखो 15 साल तक तो वो इंडिया में राज कर ही नहीं पाया, ठीक है, और उसके बाद ही वो लड़खड़ाते हुए मर ही गया। फिर क्या होता है, ऑफ कोर्स तो यही शेर मंडल जो जगह है, शेर मंडल जो लाइब्रेरी है, वहाँ पे उसको 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती, जो कि कहाँ पे थी, दिल्ली में थी। तो फिर उसका मकबरा भी दिल्ली में ही रहेगा। तो हुमायूं का टॉम कहाँ पे, दिल्ली में है, ठीक है। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है ना, वो उनको बहुत मानता था हुमायूं, तो उनके मकबरा है ना, उन्हीं के मकबरे के बाजू में हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का टॉम, जो कि आज के डेट में वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा जो है ना, जो दिल्ली में है, वो बनाया था, हुमायूं की एक पत्नी थी जिसका नाम था हाजी बेगम। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो हाजी बेगम ने बनवाया है। और हुमायूं की जो बायोग्राफी है, और हुमायूं की बायोग्राफी यानी हुमायूं नामा नाम की हुमायूं की बायोग्राफी है, वो उसके सिस्टर गुलबदन बेगम, हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। तो ठीक है, आज तक हम यही तक पढ़ेंगे। तो हमने अभी बाबर और हुमायूं दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे सूरी डायनेस्टी और सूरी डायनेस्टी के साथ साथ हम अकबर के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी बात के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और थैंक यू सो मच, बाय बाय।